नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो पिछले वीडियो से अब हम आगे चलते हैं स्थिर विद्युत्की के पहले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस चैप्टर में हम बेसिकली दो चीज़ों की अध्ययन करेंगे, एक आवेश और दूसरा विद्युत क्षेत्र। इसके पहले भाग में हमको आवेश पढ़ना है, तो आवेश की शुरुआत हम करते हैं आवेश की खोज से। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आवेश की जो खोज हुई थी वो जिस विधि द्वारा हुई थी वो विधि घर्षण थी, फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं। इसकी खोज कुछ इस तरह से हुई थी कि 600 ईस्वी पूर्व यूनान देश के एक दार्शनिक थे या वैज्ञानिक थे, थेल्स जिनका नाम था। उनको वहाँ एक कोई बाल्टिक सागर था, उनके किनारों पर उनको एक ऐसा पदार्थ मिला, ऐसा पत्थर मिला जिसे वहाँ के लोग एम्बर कहते थे। पीले रंग का एक चिपचिपा रेजिनी सा पदार्थ होता था। तो उस पत्थर को जब उन्होंने ऊन से रगड़ा तो उस एम्बर नामक पदार्थ में कुछ विशेष गुण आ गए। वो विशेष गुण क्या थे बच्चों, कि उस एम्बर से हल्की वस्तुएं जो हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, आकर्षित करने लगी। यानी उस टुकड़े को जब मिट्टी, धूल के कण, कागज़ के तिनके के पास ले जाया गया तो वो पत्थर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा। अब ये विशेष गुण जो आया ऊन से रगड़ने पर उसके पास आया, तो उस समय जो एम्बर का ग्रीक नाम था वहाँ यूनान में, जो यूनानी नाम था उसका, वो इलेक्ट्रम था। और उस इलेक्ट्रम से ही खोज हुई एक शाखा की, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी या हिंदी में हम उसको विद्युत कहते हैं। ठीक है, यानी जो विशेष गुण उसके अंदर आया हल्की चीज़ों को आकर्षित करने का, उसमें अपन ऐसे कहते हैं कि वो एम्बर वाला टुकड़ा वो विद्युत में हो गया, यानी उसके अंदर आवेश आ गया, वो आवेशित हो गया। तो थेल्स ने ये चीज़ें सिर्फ एम्बर के लिए बताई थी, लेकिन उसके बाद सन 1600 ईस्वी में इसके बाद वैज्ञानिक गिलबर्ट आए और अन्य वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि ये वाला जो गुण है वो सिर्फ एम्बर वाले पदार्थ में नहीं होता, बल्कि एम्बर की तरह ही कांच, एबोनाइट, सल्फर और भी ऐसे कोई बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर हम उचित वस्तुओं से रगड़ेंगे, उचित वस्तुओं से रगड़ेंगे तो उनके अंदर भी ये गुण आने लग जाता है। तो इस तरह से बच्चों आवेश की खोज हुई। और आवेश की खोज के बाद हम बात करेंगे आवेश अगर मिला तो वो कितने प्रकार का था। आवेश कितने प्रकार का था ये बात बताई थी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और इन्होंने ये जो बात बताई थी वो अपने एक प्रयोग के आधार पर बताई थी। वो एक्चुअल में एक प्रयोग नहीं, उन्होंने 3 अलग अलग प्रयोग किए थे, एक ही प्रयोग के 3 अलग अलग भाग थे उसके। और उसके आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला कि आवेश के कितने प्रकार होते हैं। तो वो प्रयोग क्या थे उनको अगर अपन देखें तो ये चित्र मैंने उन प्रयोगों के बना रखे हैं, आपको ध्यान से देखना है इन चित्रों को बच्चों। इसमें मैंने क्या किया, इसमें उन्होंने फ्रैंकलिन ने क्या किया हुआ है कि एक कांच की छड़ ली हुई है और उस कांच की छड़ को उन्होंने रेशम से रगड़ कर लटका दिया है। और इस रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ के पास वो दूसरी कांच की छड़ जो कि रेशम से रगड़ी हुई है इसके पास ले जाते हैं। तो जब देखा उन्होंने ये प्रयोग करके तो उन्होंने पाया कि जब ये वाली कांच की छड़ इस वाली कांच की छड़ के पास जाती है तो ये दोनों छड़ एक दूसरे से दूर की ओर भागती है। यानी ये वाली जो छड़ है, जैसे ही ये छड़ इसके पास जाएगी तो ये इससे दूर हटने का प्रयास करेगी, ये एरो इसके दूर हटने का प्रयास कर रही है। यानी कहने का मतलब इन दोनों के अंदर प्रतिकर्षण वाला गुण देखा गया। यही प्रयोग उन्होंने दोबारा किसी अन्य छड़ के साथ किया जो कि एबोनाइट की छड़ थी। और अब की बार उसने एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर एक दीवार से लटका दिया और उसके पास दूसरी बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ जब ले गए तो उन्होंने ये वाला जो गुण था इसी गुण की यहाँ इनको दोबारा रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति मिली। यानी जब ये वाली एबोनाइट की छड़ दूसरी वाली एबोनाइट की छड़ के पास जाती है, ले जाया जाता है, तो ये वाली एबोनाइट की छड़ इससे दूर हट जाती है। यानी फिर से इन दोनों में प्रतिकर्षण का गुण देखने को मिलता है। अब बच्चों इसके बाद उन्होंने एक तीसरा प्रयोग और किया। उन्होंने इस बार क्या किया कि यहाँ एक कांच की छड़ ली और कांच की छड़ को उन्होंने रेशम से रगड़कर लटका दिया और इस रेशम से रगड़कर लटकी हुई कांच की छड़ के पास अब की बार वो बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ लेकर गए। तो अब की बार उनको जो रिजल्ट मिला वो पहले वाले दोनों रिजल्ट से कुछ अलग था। यानी अब की बार जब एबोनाइट की छड़ इस कांच की छड़ के पास गई तो अब की बार इन दोनों छड़ों में प्रतिकर्षण होने के बजाय आकर्षण देखा गया।
मीन्स जब ये छड़ इसके पास ले जाते हैं तो ये जो कांच की छड़ है ये दूर जाने के बजाय इसके पास आ जाती है। पहले वाले दोनों प्रयोगों में प्रतिकर्षण देखने को मिला और तीसरा वाला जो प्रयोग था उसमें आकर्षण देखने को मिला। अब इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि यदि आवेश एक ही प्रकार के होते तो तीनों ही प्रयोगों में एक जैसा रिजल्ट देखने को मिलता। अगर ये रिजल्ट अलग अलग देखने को मिला इसका मतलब आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और फ्रैंकलिन ने ही इन दोनों प्रकारों के आवेशों के नाम रखे। इन्होंने कहा इनमें से एक आवेश धनावेश कहलाता है और दूसरा आवेश जो है वो ऋणावेश कहलाता है। इसके अलावा इन्होंने अपने इन प्रयोगों से एक और निष्कर्ष निकाला। इन्होंने बताया कि जो भी समान प्रकृति के आवेश होते हैं, यानी धन से और ऋण से, समान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी धन के पास जब धन या ऋण के पास जब ऋण ले जाया जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी इन दोनों प्रयोगों में ऐसा ही हुआ था। कांच की छड़ के पास कांच की छड़ यानी समान आवेश था तो प्रतिकर्षण हुआ। एबोनेट की छड़ के पास फिर दूसरी एबोनेट की छड़ थी, दोनों में फिर प्रतिकर्षण हुआ क्योंकि आवेश समान था। तो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि तीसरी वाली छड़ में अगर आकर्षण हुआ तो इसका मतलब वो आवेश विपरीत प्रकृति के थे, यानी एक धन था और दूसरा ऋण था, या एक ऋण था दूसरा धन था। विपरीत प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से आवेश के प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक जो है हमारा वो है आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये टॉपिक क्या कहता है हमसे कि आवेश जो किसी भी वस्तु में आता है उसकी मेन जो रेस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, मेन जो उत्तरदायी होता है उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन की वजह से ही किसी में धनावेश आता है और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही वस्तु ऋणावेशित होती है। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, यानी उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। या हम ये कहें कि जितना उसके अंदर धनावेश होता है ठीक उतना ही परिमाण का उसमें ऋणावेश होता है, जिससे उसके अंदर जो कुल आवेश होता है उसका मान शून्य होता है। अर्थात वस्तु में धनावेश हम जानते हैं प्रोटॉन के कारण होता है, ऋणावेश हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। मुक्त रूप में उदासीन होता है परमाणु। इस तरह से मैंने एक परमाणु बनाया हुआ है, इसके अंदर ये वाला जो भाग है वो नाभिक है, यानी उसके अंदर जितना भी धनावेश है परमाणु का वो है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। अगर इस परमाणु में जो अभी विद्युत रूप से उदासीन है, यानी जितना इसके अंदर धनावेश है उतना ऋणावेश है, अगर इस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा? हम कह रहे हैं जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है, और फिर ऋणावेश निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बच्चों? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी अगर हो गई तो इसके अंदर प्रोटॉन या धनावेश की अधिकता हो जाएगी, तो ये परमाणु कैसा हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। यानी कोई परमाणु धनावेशित क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर से क्या निकल गए? इलेक्ट्रॉन निकल गए। और यदि इसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या होगा? तो इस परमाणु में पहले जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, अब इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने का मतलब कि अब की बार परमाणु हमारा ऋणावेशित हो गया। तो ये ऋणावेशित किसके कारण हुआ? इलेक्ट्रॉन के आने पर। धनावेशित किस कारण हुआ था? इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर। तो धनावेशित के लिए भी कौन जिम्मेदार? इलेक्ट्रॉन। ऋणावेशित के लिए भी कौन जिम्मेदार? इलेक्ट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को आवेशित, चाहे वो धनावेशित करना हो या ऋणावेशित करना हो, उसके लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। यही जो है वो आवेश का या विद्युत का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहलाता है। ये हम जानते हैं बच्चों कि प्रोटॉन को नाभिक से निकालना आसान नहीं होता। ये जो अन्योन्य क्रिया होती है वो हमेशा जो परमाणु में सबसे बाहर होता है उससे होती है, और परमाणु में सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंदर जो नाभिक के अंदर जो धनावेश होता है वो बहुत अधिक बल से बंधा हुआ होता है, और उसको निकालना नाभिक से आसान नहीं होता है ना। इस कारण से हमेशा अन्योन्य क्रिया में निकलते या आते इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों
किसी वस्तु को आवेश अगर करना है, आवेश अगर देना है या विद्युत में बनाना है, दोनों एक ही चीज़ है। हम किसी वस्तु को आवेश दे रहे हैं या विद्युत में कर रहे हैं, कहने का मतलब एक ही चीज़ है। अब वो आवेशन की जो विधियां हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, तो ये ध्यान रखना है बच्चों आपको कि आवेशन जो किया जाता है किसी भी वस्तु का, चार्जिंग जो की जाती है किसी भी वस्तु की, वो केवल 3 प्रकार से पॉसिबल है। उसके तीनों प्रकार हम थोड़े थोड़े हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रकार है उसका वो है घर्षण द्वारा, यानी हम वस्तु को घर्षण के द्वारा आवेशित कर सकते हैं। इसका एक दूसरा प्रकार जो है वो है चालन द्वारा, यानी हम वस्तु को चालन द्वारा भी आवेशित कर सकते हैं। और तीसरा जो प्रकार है इसका वो है प्रेरण द्वारा, यानी हम वस्तु को प्रेरण द्वारा भी आवेशित कर सकते हैं। तो एक तरह से किसी भी वस्तु को आवेशित अगर करना है तो उसकी 3 ही विधि है, पॉसिबल है। एक घर्षण द्वारा, बाय फ्रिक्शन चालन द्वारा, बाय कंडक्शन, और एक प्रेरण द्वारा बाय इंडक्शन। तो इनमें से यदि हम पहली विधि की बात करें घर्षण द्वारा, तीनों विधियों को हम पढ़ेंगे। पहली विधि की हम बात करते हैं पहले, घर्षण द्वारा आवेशन। तो ये जो आवेशन होता है ये कैसे होता है, इसमें नाम से पता लग रहा है घर्षण द्वारा, यानी जिस वस्तु को हमें आवेशित करना है उसको घर्षित करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दो वस्तुओं को हम लाते हैं एक दूसरे के पास में, और दो वस्तुओं को एक दूसरे के पास में लाकर फिर उनको आपस में रगड़ते हैं। तो ऐसे रगड़ने से क्या होता है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है। अब आप समझो, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है वो कैसी हो जाएगी, धनावेशित। जिसमें इलेक्ट्रॉन गया है वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। यानी एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चला गया, तो कहने का मतलब है दोनों वस्तुएं जो पहले उदासीन थी वो अब आवेशित हो चुकी हैं। और यह आवेशन किसकी वजह से हुआ है, दोनों वस्तुओं के रगड़ने की वजह से हुआ है। रगड़ने की वजह से हुआ है, इसलिए इस विधि को हम क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। समझ में आया आपको बच्चों? दो वस्तुओं को इस विधि में संपर्क में लाया जाता है, और ना सिर्फ संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में लाकर उनको आपस में रगड़ा भी जाता है, घर्षण कराया जाता है उनका। तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चला जाता है, जिससे एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। अब बात ये करते हैं अपन कि ठीक है, दो वस्तुएं अपन ने ली और दोनों वस्तुओं को रगड़ा, अब किस में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किस में जाएंगे ये कौन तय करेगा? तो बच्चों ये तय करता है इलेक्ट्रॉन के प्रति उसकी क्रियाशीलता। अब आप ये कुछ चीज़ को ऐसे समझो कि दो आदमी हमने बिठा रखे हैं और दोनों के सामने हमने एक जैसी थाली भोजन की लगा रखी है, बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन हैं दोनों में, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं, लेकिन उन दोनों व्यक्तियों में से एक को हमने खाना खाकर बिठा रखा है और एक को 2 दिन से भूखा रख के बिठा रखा है। तो आप मुझे बताओ कि उस थाली में जो व्यंजन रखे हुए हैं उसको ज़्यादा ईद से ज़्यादा उत्सुकता से कौन सा व्यक्ति खाएगा? जो भूखा है वो खाएगा, या जो पेट भर के जिसको बिठाया हमने वो खाएगा? जाहिर सी बात है, जिसको हमने भूखा बिठाया हुआ है वो उस भोजन को जल्दी खाएगा। तो बिल्कुल यही बात होती है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो किस में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किस में जाएंगे, ये बात कौन तय करेगा? ये बात तय करेगा कि उन दोनों वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन के प्रति कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। जो अधिक क्रियाशील है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कम क्रियाशील है उसको इलेक्ट्रॉन से कोई खास मतलब नहीं है। तो क्या होता है, जब दोनों वस्तुओं को रगड़ते हैं तो कम क्रियाशील वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधिक क्रियाशील वस्तु में चले जाते हैं, जिससे एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। जैसे अभी हमने जो फ्रैंकलिन के प्रयोग किए थे उसमें क्या किया था, हमने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था। तो कांच की छड़ को रेशम से जब रगड़ते हैं अपन, तो आपको ध्यान रखना है उसमें कि कांच की छड़ की तुलना में रेशम अधिक क्रियाशील होती है, और रेशम के अधिक क्रियाशील होने से क्या होता है कि कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में चले जाते हैं, रेशम में चले जाते हैं। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इस पर कैसा आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं, रेशम में गए हैं, तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को जब हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा था तो इस बार बिल्ली की खाल की तुलना में एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन के प्रति अधिक क्रियाशील है। तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में चले जाएंगे, एबोनाइट की छड़ में चले जाएंगे। बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो ये धनावेशित हो जाएगी,
और एबोनेट की छड़ में इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये ऋणावेशित हो जाएगी। समझ गए आप? जब दो वस्तुओं को रगड़ेंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरी में जाएंगे। जिसमें से निकलेंगे वो धनावेशित हो जाएगी और जिसमें एंटर हो जाएंगे वो ऋणावेशित हो जाएगी। समझ गए आप ये बात? अब एक चीज़ और जो आपको इम्पोर्टेंट इस प्रोसेस में ध्यान रखनी है वो ये है कि हम ये जानते हैं कि आवेश अभी हमने पढ़ा दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। लेकिन हम ये जानते हैं कि द्रव्यमान जो होता है किसी भी वस्तु का वो केवल और केवल धनात्मक होता है। ऋणात्मक द्रव्यमान की हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। समझ आइए आपको बात? आवेश जो होता है ये भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है। यानी अगर द्रव्यमान है तो ही आवेश का अस्तित्व है। अब ये आप बात समझ रहे हो? अगर द्रव्यमान ही नहीं है किसी वस्तु का तो उसमें आवेश की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से जुड़ा होता है। यानी जिन वस्तुओं का द्रव्यमान शून्य होता है, विराम द्रव्यमान जिनका हम कहते हैं कि जीरो है, तो उन कण पर हम कह सकते हैं आवेश भी नहीं आ सकता, आवेशित भी वो नहीं हो सकते। जैसे हम ये कहते हैं फोटोन एक कण होता है जिसको हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में आगे पढ़ेंगे, हमारी जब मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे। और न्यूट्रिनो की बात भी हम मॉडर्न फिजिक्स में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, तो उस समय बात करेंगे। तो ये जो दोनों कण हैं, फोटोन और न्यूट्रिनो, इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। और विराम द्रव्यमान शून्य होने के कारण इनके ऊपर हम कहते हैं आवेश हमेशा जीरो होता है, यानी ये उदासीन होते हैं। ये आपको ध्यान रखनी है। आवेश की कल्पना सिर्फ और सिर्फ किससे हो सकती है? द्रव्यमान से हो सकती है। तो ये थी हमारी पहली विधि, घर्षण द्वारा आवेशन। समझ गए आपको बच्चों? अगर इस विधि में या इस टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट लिखें और मैं आपको उस कमेंट में ज़रूर आपकी समस्या जो होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दूसरी विधि इसके आगे हम चलते हैं, चालन द्वारा। चालन वाली विधि जो है, देखो उस विधि को ध्यान रखना है, तब अपन आगे चलेंगे। घर्षण वाली विधि में हमने क्या किया था, याद है आपको? हमने क्या किया था, उसमें दो वस्तुएं थी, उन दोनों को आपस में संपर्क में लाए थे और संपर्क में लाके उनको हमने रगड़ा था। ठीक है? तब एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले गए थे, दोनों वस्तु आवेशित हो गई थी। इस वाली विधि में क्या होता है बच्चों, हम दो वस्तुओं को सिर्फ एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, रगड़ते नहीं है। ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं, किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। आई बात समझ में? जैसे इसको ऐसे समझो, मान लो ये हमारे पास एक गोला है, ये गोला, दोनों गोले चालक गोले हैं। ठीक है? इनके नीचे कुचालक है, ये बह नहीं सकता। ये मैंने आपको कुचालक स्टैंड बनाया नहीं है, लेकिन आप इसे समझ जाओगे कि ये चालक गोला है जिसमें धनावेश है, यानी ये आवेशित है, और ये दूसरा चालक गोला है जो उदासीन है। और अब हमें इस उदासीन वाले गोले को आवेशित करना है, और कौन सी विधि से करना है? चालन वाली विधि से करना है। तो क्या प्रोसेस रहेगा हमारा कि हम इस आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाएंगे। तो जैसे ही हम इन दोनों वस्तुओं को, दोनों गोलों को संपर्क में लाते हैं, इसकी अगली विधि को देखना आप, यहाँ दोनों को संपर्क में लाते हैं तो इस वस्तु से आवेश निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाता है, यानी दोनों वस्तुओं पर आवेश फैल जाता है। और जब ये दोनों वस्तुओं पर आवेश फैल जाता है कुछ समय के बाद, तो हम क्या करते हैं, दिखेगा तो है नहीं ये, तो हम क्या करेंगे, दोनों को संपर्क में लाएंगे। संपर्क में लाने के कुछ समय बाद हम इन दोनों को वापस एक दूसरे से दूर कर लेंगे। तो जब हम इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर लेते हैं तो देखते हैं कि अब की बार दोनों वस्तुओं पर आवेश आ गया, यानी जो वस्तु पहले उदासीन थी, जो गोला पहले उदासीन था, वो भी अब कैसा हो गया, आवेशित हो गया। ठीक है? अब ये कैसे हुआ, चालन द्वारा आवेशन, ये क्यों हुआ, दोनों वस्तुओं को संपर्क में लाए तो आवेश क्यों चला गया? तो ये आवेश का जो कंसेप्ट है वो आपको अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आवेश का जाना एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, वो उसका विभव तय करता है। ठीक है? जैसे इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि हमने पानी की दो बाल्टी है, या दो अपने पास एक ऐसे पात्र हैं पानी के जिसके नीचे कोई अपन ने छेद कर रखा है। ठीक है? आप इसको ऐसे समझो, जैसे एक पानी का एक पात्र ये है, एक पात्र ये है। ठीक है? और दोनों पात्रों को हमने यहाँ से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है? अब मान के चलें कि पहले इसके अंदर एक क्लिप लगी हुई है, यहाँ से कुछ भी वस्तु इधर नहीं जा सकती, इसमें पानी भरा हुआ है और ये पूरा खाली है। ठीक है? ये वाला टैंक, इसमें पानी भरा हुआ है। अब जैसे ही हम इस क्लिप को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, पानी इससे इसमें जाने लगेगा, यानी संपर्क बना दिया हमने इसको।
इसमें छेद था, इसमें छेद था, दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया तो यहाँ से पानी यहाँ जाने लगा। यहाँ से यहाँ तो नहीं आएगा ना, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पानी आ जाए? नहीं ना, जहाँ ये पानी भरा हुआ है पूरा वहाँ से ही पानी इसमें जाएगा। इसका मतलब पानी का बहना किसके ऊपर निर्भर करता है? इस पात्र के तल पर। जिसका तल बड़ा वहाँ से पानी कम तल की तरफ जाएगा। तो इसी तरह से ये जो पानी का तल है, यहाँ पर आवेश का भी ये जो तल होता है इसको हम विभव कहते हैं। जिसके अंदर आवेश है इसका मतलब उसका तल बड़ा है तो उसका विभव ज़्यादा है। जिसके अंदर आवेश नहीं है उसका तल छोटा है, यानी उसका विभव कम है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो तल बराबर करने के लिए आवेश इससे इसमें आएगा, और आएगा उसके बाद अलग कर देंगे तो दोनों में आवेश की मात्रा बची रह जाएगी। तो ये विधि है बच्चों चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, अब हम अगली विधि की तरफ चलते हैं। लास्ट विधि है हमारी तीसरी, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, पहली वाली विधि में वापस रिवाइज करें, हम क्या किया था? हमने दो वस्तुओं को संपर्क में लाया था, लाकर रगड़ा था। चालन वाली विधि में हमने क्या किया था? सिर्फ संपर्क में लाया था और वस्तु आवेशित हो गई थी। ये जो विधि है प्रेरण द्वारा बाय इंडक्शन, इसमें हम क्या करेंगे? किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना ही हम आवेशित कर देंगे। यानी ये हमारी कैसी वस्तु है? अनावेशित। नीचे ये कुचालक स्टैंड है और ये कोई चालक गोला है, ये अनावेशित है। इसको हमें आवेशित करना है। ठीक है, इस गोले को किस विधि से? प्रेरण वाली विधि से। ठीक है, कैसे करेंगे? हम इस अनावेशित वस्तु को आवेशित करेंगे किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? अगला वाला चित्र देखो आप। इस चित्र में ये गोला था, ठीक है, इसके पास जैसे ही हम ये आवेशित वस्तु लाए, कोई आवेशित छड़ लेके आए, तो क्या होगा? आवेशित छड़ के ऊपर ध्यान से देखो बच्चों, कैसा आवेश है? पॉजिटिव आवेश है, धन आवेश है। तो धन आवेश जब इस गोले के पास आएगा तो इस पूरे गोले में उदासीन तो है, ये गोला इस तरह का है, लेकिन इसके अंदर आवेश है कि नहीं? अगर ये चालक गोला है तो इसके अंदर परमाणु है कि नहीं? परमाणु है। परमाणु है तो नाभिक भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, यानी धन आवेश भी है और ऋण आवेश भी है। तो सही ना? उदासीन ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो ये धनावेश ऋणावेश के अंदर था। जैसे ही हम इस छड़ को इसके पास लाए तो क्या हुआ कि धन ने धन को तो कर दिया प्रतिकर्षित और ऋण को किया आकर्षित। तो जो इसके अंदर धन और ऋण आवेश थे उसमें से ऋण आवेश तो आ गए इस तरफ और धनावेश आ गए इस तरफ। हो गया ये आवेशित? बताओ, हो गया ये आवेशित? बिल्कुल सही नहीं हुआ अभी आवेशित, है ना, क्योंकि अभी भी जितना ऋणावेश है उतना ही इसके अंदर धनावेश है, सिर्फ उसकी स्थिति तो बदली है। भाई ऋण एक तरफ आ गया, धन एक तरफ आ गया, लेकिन अभी भी संख्या पर इसमें से कोई आवेश बाहर तो नहीं गया, कोई अंदर तो नहीं आया, सिर्फ उनकी स्थान में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब इसको आवेशित कैसे करेंगे फिर अपन? अब अपन क्या करते हैं कि इसके इस तरफ वाले हिस्से को हम भू संपर्कित कर देते हैं। ठीक है, इस वाले हिस्से को किससे जोड़ देते हैं? जमीन से जोड़ देते हैं। जमीन से जोड़ते ही हम जानते हैं बच्चों जमीन का विभव शून्य होता है, धारिता अनंत होती है, यानी जमीन के अंदर जैसी जिसको जोड़ेंगे वो सारा आवेश किस में चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, धनावेश नहीं जाता है, लेकिन यहाँ जो धनावेश है वो उसको कैसे संतुलित होगा? पृथ्वी में से ऋणावेश निकलकर उसको संतुलित कर देंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है ये भूसंपर्कित होते ही जमीन में चला जाएगा, ऐसा मानते हैं। अब सिर्फ इसके ऊपर क्या बच गया? ऋणावेश बच गया। सिर्फ क्या बच गया? ऋणावेश। धनावेश कहाँ चला गया? पृथ्वी में चला गया। पहले जितना ऋणावेश था उतना धनावेश था, अब ऋणावेश तो है लेकिन धनावेश पृथ्वी में चला गया, केवल ऋणावेश बच गया। अब इस छड़ को हम यहाँ से हटा लेते हैं तो कुछ समय के बाद ये ऋणावेश पूरे गोले पर समान रूप से फैल जाता है और ये जो गोला पहले उदासीन था अब कैसा हो गया? ऋणावेशित हो गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? इसमें हम इस वस्तु को आवेशित वस्तु को इसके संपर्क में तो नहीं लाए थे ना, दूर ही रखा था। तो अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए बिना ही आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। ठीक है, समझ गए इस बात को? ठीक है, इस विधि में ध्यान रखना है कि जिस तरह का आवेश गोले पे लाना है उसके विपरीत आवेश हमने यहाँ इसके पास लाया है। धनावेश लाया तो ये इसके ऊपर ऋणावेश आ गया। हम ऋणावेश लाते इसके पास, ऋणावेश वाली छड़ लाते तो इधर धन आ जाता, इधर ऋण आ जाता। ऋण हम ग्राउंडेड कर देते, धन बचा रह जाता। समझ गए? तो ये वाली विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, इस विधि से हम किसी गोले पर दोनों प्रकार के आवेश भी उत्पन्न कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि हमने दोनों गोले ले लिए, दोनों गोले संपर्क में हैं, दोनों कुचालक स्टैंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इन गोले के पास हम धनावेश लाए
तो ऋणावेश इस तरफ आ गया, धनावेश इससे विपरीत, जितना दूर जा सकता था उतना दूर चला गया प्रतिकर्षण के कारण। इधर आ गया ऋणावेश, इधर आ गया धनावेश, दोनों गोलों को हमने अलग अलग कर दिया। इसका ऋणावेश इस पर समान रूप से फैल गया, इसका धनावेश इसके ऊपर समान रूप से फैल गया। ठीक है, तो प्रेरण द्वारा ये वस्तु आवेशित हो जाती है। तो इस तरह से आवेशन की बच्चों 3 विधियाँ थी, और वो 3 विधियाँ आपको समझ में नहीं है। घर्षण द्वारा, इसमें हम 2 वस्तुओं को संपर्क में लाए थे, और ना सिर्फ लाए थे बल्कि रगड़ा भी था। चालन वाली विधि में हम 2 वस्तुओं को केवल संपर्क में लाए थे, ठीक है, और प्रेरण वाली विधि में हम 2 वस्तुओं को संपर्क में लाए बिना ही आवेशित कर दिया था। क्लियर है? एक बात जो अभी इस आवेशन में से सीखनी है आपको, इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है उसको ध्यान से देखिए आप। ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें मैंने लिखा हुआ है किसी वस्तु के आवेशित या विद्युत में होने का सही पता केवल प्रतिकर्षण से ही लगाया जा सकता है, क्योंकि आकर्षण तो आवेशित और अनावेशित वस्तु के मध्य भी हो सकता है। समझ रहे हो? देखो, आपको मान लो कोई 2 वस्तु आपसे दी जाए और आपको पूछना है कि इस वस्तु पर आवेश है या आवेश नहीं है, तो इसका पता हम कैसे लगाएंगे? मैंने आपको कहा है कि इसका पता केवल किससे लगाया जा सकता है? प्रतिकर्षण से। क्योंकि आकर्षण से, ठीक है, हम कह रहे हैं कि एक वस्तु पर धनावेश है, एक वस्तु पर ऋणावेश है, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो आकर्षण होगा। समझ रहे हो ना आप? आकर्षण होगा तो हम क्या कहेंगे? भाई इन दोनों में आकर्षण हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों आवेशित है। ठीक है, कि एक प्लस वस्तु है, एक माइनस वस्तु है, दोनों को पास लाए, दोनों में अट्रैक्शन हो गया, हमने कह दिया दोनों आवेशित है। लेकिन मान के चलो आप कि अगर एक वस्तु आवेशित है प्लस, और दूसरी वस्तु उदासीन है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, जब ये इसको इसके पास लाएंगे तो आकर्षण होगा कि नहीं होगा? चालन वाली विधि से दूसरे के पास आएगी, तो पास आ गई तो हम कह सकते हैं कि आकर्षण है, इसका मतलब दोनों आवेशित हैं। इसमें ये तो आवेशित नहीं हुई ना? समझ में आया आपको? तो आकर्षण से हम ये नहीं बता सकते कि वस्तु आवेशित है या नहीं है, लेकिन प्रतिकर्षण से हम जरूर बता सकते हैं, क्योंकि प्रतिकर्षण तभी होगा जब दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश होगा, या तो दोनों धनावेशित होगी या दोनों ऋणावेशित होगी। किसी धनावेशित और उदासीन में या ऋणावेशित और उदासीन में कभी भी प्रतिकर्षण नहीं हो सकता, आकर्षण हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना है, अगर वस्तु को पता लगाना है कि वो आवेशित है या नहीं, तो उसका सही पता केवल प्रतिकर्षण से लगा सकते हैं, आकर्षण से नहीं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे आज। कल हम विद्युतदर्शी से अपनी शुरुआत करेंगे। ठीक है।